नमस्कार, आवाज़े ख्वातीन में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। आज विश्व गर्भ निरोधक दिवस है और हमारे पास गर्भ निरोध के लिए वो कौन से साधन उपलब्ध हैं, महिलाएं कितना इस्तेमाल कर रही हैं या पुरुषों के लिए भी क्या ये कुछ साधन मौजूद हैं। आखिर ये विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया क्यों जाता है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रेणु मिश्रा, जो कि सीताराम भारतीय इंस्टीट्यूट में स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और IVF विभाग के अध्यक्ष हैं। स्वागत है मैम आपका आवाज़े ख्वातीन में। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आखिर विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आई थिंक मनाया तो जाता ही है हमेशा, जबकि हमारे देश में तो दिवस मनाने की बजाय आई थिंक ये रोज में अगर उसको दिवस ना होके पूरे साल चले कार्यक्रम तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भारत जैसे देश की एक बड़ी समस्या ही पॉपुलेशन है। और अगर हमारी पॉपुलेशन थोड़ी सी कंट्रोल हो सके, ऑल्दो यंग पॉपुलेशन के फ़ायदे भी होते हैं, जिन देशों में बहुत एजिंग पॉपुलेशन है वहाँ पे वो भी एक कंसर्न है, वो भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप देखें कि अगर घर में 4 बच्चे हैं तो आप उन पे इतना ध्यान नहीं दे सकते, आप हर एक को उतना उन पे समय या टाइम मनी सभी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि जितने मेंबर हैं वो उसमें बट जाता है। कम होते हैं तो आप उनका ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं, आप उनको ज़्यादा अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं उन पे। सो उस वही चीज़ देश के संदर्भ में भी आती है। हम बाहर कहीं जाते हैं, कहीं टिकट लेते हैं तो क्योंकि वहाँ 2-4 लोग होते हैं, वो जो बैठा होता है टिकट वाला विंडो पे, वो भी बड़े प्यार से बात करता है। हमारे यहाँ लंबी लाइन लगी होती है तो वो भी खींच रहा होता है, लोग भी दुखी हो रहे होते हैं लाइन में। तो सारी समस्या ले दे के पॉपुलेशन की हमारे देश में, अगर हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए तो भारत स्वर्ग बन जाए, इससे अच्छी जगह ना हो कोई। जी मैम, तरीके क्या क्या हैं जो पुराने तरीके हैं? भारत सरकार जो स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो जिस तरह की योजनाएं चलाता रहा है, या अब तो काफी नई चीजें भी आ गई हैं, तो अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं? क्या लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पुराने तरीके? जो नए तरीके हैं वो ज्यादा आसान है? इन सब बिंदुओं पर थोड़ा अगर आप प्रकाश डालें। सवाल पुराने और नए तरीकों का इतना नहीं है, सवाल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने की मंशा का है। मैं देख रही थी अभी नेट पर कि क्या परसेंटेज दिखाई है, तो 75% मैरिड मेन कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं करते हिंदुस्तान में। तो आप देखिए, एक तो ये भी लगता है पुरुषों को कि कॉन्ट्रासेप्शन तो फीमेल की प्रॉब्लम है, वो ही समझे। और सच पूछिए, है तो प्रॉब्लम फीमेल की, क्योंकि प्रेग्नेंट तो वही होती है। अगर बच्चा पैदा करना है तो भी उसको करना है, अगर बच्चा गिराना है तो भी उसको गिराना है। लेकिन इसमें सही अगर आप देखा जाए, योगदान पुरुष का उतना ही होना चाहिए जितना कि महिलाओं का, बट अनफॉर्चुनेटली पुरुषों का इतना योगदान नहीं होता। दूसरी बात है, बहुत सारे पुरुष ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नियों को भी रोकते हैं एक्चुअली यूज़ करने से कॉन्ट्रासेप्टिव। सो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझने की कि कितनी हमें ज़रूरत है कॉन्ट्रासेप्शन की, ये समझने की कि बच्चा जब हम चाहें तभी हो, ना तो अनचाही औलाद हो और ना हम प्रेगनेंसी के बाद उसको बच्चा गिराएं। हमारे देश में मैं देखती हूँ आजकल कि कॉन्ट्रासेप्शन से ज़्यादा लोग अबॉर्शन को कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड यूज़ करते हैं, कि पहले कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं करते, जानते बूझते कि प्रेगनेंसी हो सकती है, जानते हुए क्या मेथड्स अवेलेबल है, फिर भी नहीं करते। अवेयरनेस की बात तो है, ऑलमोस्ट 90% लोग अवेयर हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के, फिर भी यूज़ नहीं करते। उसकी क्या वजह है, क्या एडवोकेसी चाहिए, मुझे समझ नहीं आती। ये तो बहुत छोटे गांव के लेवल पे इसमें कहीं एडवोकेसी होनी चाहिए, जहाँ पे उन्हें फ़ायदे नुकसान समझाएं। लाखों लोग अबॉर्शन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से मर जाते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन उसके बाद भी लोग अबॉर्शन को कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड यूज़ करते हैं रादर देन यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन, जो कि ज़्यादातर कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत सेफ हैं। सो आप अगर पुराने और नए की बात कहें तो सबसे जो स्टैंडर्ड जो मेथड्स फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन के रहे हैं, आदमियों के लिए तो सबसे कॉमन ऑफ कोर्स कॉन्डोम है, दूसरा नसबंदी है। नसबंदी तो 1% भी लोग नहीं करवाते,
जबकि महिलाओं में तो करीब 30% है नसबंदी का, जिनमें जो कॉन्ट्रसेप्शन यूज़ करती हैं। और मुझे तो ये भी देखकर आश्चर्य हो रहा था कि अभी जो लास्ट कोई फैमिली हेल्थ सर्वे आया उसमें पुरुषों में कॉन्डोम यूज़ भी घटा है। पहले कुछ समय तक बढ़ा था है और लास्ट सर्वे में एक्चुअली घटा है कॉन्डोम यूज़ भी। तो पुरुषों को समझनी पड़ेगी अपनी जिम्मेदारी, वो तो एक बात है। वापस आते हुए फीमेल कॉन्ट्रसेप्शंस पे सबसे कॉमनली यूज्ड और अवेलेबल तो कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स और इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, जो कॉपर टी जिसको इसके नाम से ज़्यादा लोग समझते हैं। ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रसेप्टिव्स हैं, बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड कॉन्ट्रसेप्टिव्स हैं, बहुत सालों से हैं। उसमें कुछ नई चीज़ें आती जाती हैं आईयूसीडीज में भी, जैसे कॉपर टी पहले 3 साल के लिए यूज़ कर सकते थे, अब उसमें कॉपर की मात्रा बढ़ा के वो 5 साल और 10 साल तक भी यूज़ किया जा सकता है। कॉपर टी का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको ना गोली लेने की याद रखना है, ना इट इज़ डिपेंडेंट ऑन सेक्स की उसके समय पे आपको यूज़ करना है। तो प्रॉबेबली सबसे ज़्यादा हमारे यूज़ का आईयूसीडी होता है। पिल्स भी कम यूज़ होती हैं बिकॉज़ पिल्स के बारे में लोगों के मिथ्स बहुत है, बहुत वहम है कि उसको खाने से प्रॉब्लम हो जाती है, प्लस वो रोज़ याद करके खानी पड़ती है। नए कॉन्ट्रसेप्टिव्स की अगर हम बात करें तो आईयूसीडी जो हम कॉपर वाली यूज़ करते हैं, उसकी जगह हार्मोन से मेडिकेटेड भी आईयूसीडी आने लगी हैं अब, जो कि 5 साल तक कॉन्ट्रसेप्शन देती हैं। और उनकी एक ख़ास एडवांटेज पर्टिकुलरली उन महिलाओं में जिनमें कि माहवारी ज़्यादा होती है, जिनमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, बिकॉज़ वो भी एक बड़ा मेजर कारण है एनीमिया का हमारे देश में। उनके लिए वो बहुत ही सूटेबल होती है वो कॉन्ट्रसेप्टिव। उसको हम एलएनजी आईयूएस कहते हैं, लीवोनॉर्जेस्ट्रल हार्मोन है उसमें, और कुछ अलग अलग कंपनी के नामों से आती हैं। उसमें ब्लीडिंग बहुत कम हो जाती है, सो वो उन महिलाओं के लिए बहुत एडवांटेजेस है या बहुत फ़ायदेमंद है जिनको कि पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो हमारे पास कुछ नए मेथड्स हैं वो इम्प्लांट्स हैं, जो डाले जा सकते हैं। हाथ में इम्प्लांट लगा देते हैं, यहाँ पे छोटा सा हल्का सा ये कट लगाकर, और मैं दिखा पा रही हूँ आपको, हाँ जैसे हाथ में छोटा सा हल्का सा कट देखो, इम्प्लांट डाल देते हैं। वो भी इम्प्लांट भी 5 साल 10 साल के लिए चलते हैं, बट वो हमारे देश में फ्रीली अवेलेबल नहीं है। छोटा सा प्रोसीजर करना पड़ता है, डालने के लिए भी निकालने के लिए भी। तो उतनी प्रैक्टिकलिटी नहीं है हमारे देश में वो इम्प्लांट्स की। बाकी और अगर आप मेथड्स की बात करें तो इंजेक्शंस ले सकते हैं हर 3 महीने पे। ये भी कोई नया नहीं है मेथड, पुराना मेथड है। बीच में बहुत ही इसका यूज़ कम हो गया था, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ड्राइव चलाई, जब ये जो डीएमपीए के नाम से आता है, तो डिपो-प्रोवेरा, तो वो भी हर 3 महीने पे इंजेक्शन लगाया जा सकता है। तो जनरली ये सब मेथड है। इसके अलावा तो फिर परमानेंट मेथड्स हैं, जैसे कि स्टरलाइजेशन, चाहे फीमेल हो ट्यूबेक्टमी या मेन में वेसेक्टमी, बट ये ही सब तरीके हैं। जी मैम, आपने बताया कि बहुत पुराने भी तरीके हैं, नए तरीके भी हैं। ये पढ़े लिखे तबके में और जो दूसरा तबका है, उन सभी तबकों में क्या ये एक ही तरह की साइकी है? अगर हम कैसे लें इस चीज को? आपने कहा अबॉर्शन रेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सभी वर्गों में उतना ही है? कोई मेरे पास ऐसे स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ तो स्टैटिस्टिक्स भी मिलने मुश्किल होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे वर्ग में शायद थोड़ा कॉन्ट्रसेप्शन यूज़ ज़्यादा है, वो भी पढ़ी लिखी महिलाओं में। महिलाएं जो कॉन्शियस हैं वहाँ पे आप देखते हैं कि फर्टिलिटी रेट भी कम है, जैसे जैसे केरला है, वहाँ पे फर्टिलिटी रेट भी कम है। इनफैक्ट मैं देख रही थी कि सिक्किम में पिल्स, जो ओरल पिल्स का जो यूज़ है, मैक्सिमम सिक्किम और आंध्र प्रदेश में है। तो मेरे ख्याल में पढ़ी लिखी महिलाओं से ज़्यादा फर्क पड़ता है। पढ़े लिखे मेन में भी कॉन्डोम का यूज़ थोड़ा ज़्यादा होगा, बट आदमियों में जनरली कॉन्ट्रसेप्शन यूज़ कम है। महिलाएं जितनी पढ़ी लिखी हैं वो अपने हाथ में लेती हैं कॉन्ट्रसेप्शन और अपना डिसीजन वेदर दे वांट टू हैव चिल्ड्रन और नॉट, और उनमें ज़्यादा है। तो इसीलिए कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाने से शायद हर तरह से ज़्यादा लाभ है कॉन्ट्रसेप्शन में भी।
जी, बिल्कुल। मैम एक बात जानना चाहेंगे, एचआईवी एड्स जब बहुत ज़्यादा था, उस समय काफ़ी इसका प्रचार था, लोगों को जो बिल्कुल, है वो इस बात के लिए बिल्कुल। बताया जाता था, तो शायद उस समय लोग ज़्यादा इसको लेके जागरूक थे। लेकिन अब हुँ, शायद वो खतरा बिल्कुल। भी लोगों को कम लगता है, क्या ये भी वजह है? आई एम श्योर ये बहुत बड़ा एक कारण होगा, क्योंकि मैं भी जब ये देख रही थी नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वेज निकलते हैं, तो मैं जी, देख रही थी कि पहले तो ये बढ़ रहा था कॉन्डोम यूज़, और अब फिर से घट रहा है। तो जी, आई एम श्योर ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पहले लोग डरते थे काफ़ी एचआईवी से या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ से, तो कॉन्डोम का बढ़ गया था। क्योंकि बहुत सारे जी, लोग एचआईवी का जब सोचते थे, तो इवन जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, वो एचआईवी को या एसटीडी को तो नहीं रोकती, तो बहुत बिल्कुल। सारे लोग कॉन्डोम यूज़ करते थे। अब शायद वो इतना डर नहीं रहा, इतनी बात नहीं होती एचआईवी की, तो ये जी। एक बड़ा कारण हो सकता है कॉन्डोम यूज़ में ड्रॉप का। जी। मैम इंजेक्टेबल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, वो कितने लोग यूज़ कर रहे हैं? कुछ परसेंटेज है क्या? और वो ज़्यादातर हमारे ख़्याल से शहरी इलाकों में ही होगा, ग्रामीण इलाकों में तो नहीं होगा या दूर-दराज़ के इलाकों में? मेरे पास उसका आंकड़े तो नहीं है, मैंने देखे नहीं। लेकिन इंजेक्टेबल्स जो ये 3 मंथ्स पे लेते हैं, इनफैक्ट मुझे लगता है कि ग्रामीण इलाकों में इसका यूज़ ज़्यादा है। क्योंकि अच्छा। शहरों में लोगों के पास फिर भी जैसे पिल्स भी ले लेते हैं, आईयूसीडी लगवा लेते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ सालों में प्रचार काफ़ी हुआ है 3 महीने का जो इंजेक्शन लगता है, और जी। मुझे लगता है कि ग्रामीण इलाकों ने ज़्यादा इसको यूज़ किया था इंजेक्शंस को, रादर देन इतना। जैसे मैं देखती हूँ अपनी क्लाइंटेल में, तो हार्डली कोई यूज़ करता है इंजेक्शंस। तो मैम अब क्या लगता है आपको, जो हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग है, उसे किस तरह के जो है वो नए तरह के जो प्रचार या नए तरह के अभियान चलाने की ज़रूरत है? आपने कहा कि पुरुषों के भीतर जो है ये एक गर्भ निरोधों को लेकर जो है कहीं न कहीं वो पीछे हटते हैं। महिलाओं पर ज़्यादा इसका आ जाता है भार। किस तरह की नीति अपनानी पड़ेगी? कैसे इसको बदला जाए? मैं सोचती हूँ कि हमें बहुत जैसे पहले फैमिली प्लानिंग पे बहुत एड्स आते थे, रेडियो में, टीवी में। एक समय था जब मुझे याद है, कुछ मे बी कुछ 15-20 साल पहले की बात है। अब मैं देखती हूँ कि कोई बात नहीं करता फैमिली प्लानिंग पे। कोई ऐड नहीं आता टीवी में, कोई कोई रेडियो पे कोई ऐड नहीं आता। तो कहीं न कहीं हम लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इन जनरल जब तक हम अवेयरनेस बढ़ाएँगे नहीं, कुछ आंकड़े नहीं दिखाएँगे कि प्रेगनेंसी रिलेटेड जो अबॉर्शंस होते हैं, उसमें क्या रिस्क है, कितनी डेथ्स होती हैं, कितनी डिसेबिलिटी है। लोगों को कुछ तो बताना पड़ेगा, ताकि वो समझे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है उनके लिए कि कॉन्ट्रासेप्शन। बिकॉज़ हमारे देश में बड़े अलग-अलग तबके के लोग हैं। एक जी। तरफ एक तबका है जहाँ पे पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं, प्रोफ़ेशनल्स हैं, वहाँ पे प्रेगनेंसी रेट या फर्टिलिटी रेट बहुत गिरा भी है, क्योंकि वो बहुत समय तक पहले शादी नहीं होती है, फिर वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहती, और जी। उसके बाद इनफैक्ट फर्टिलिटी एक बड़ी समस्या भी बन गई है कि उन उन जी। उस वर्ग में प्रेगनेंसी ना होने की ज़्यादा समस्या है। बट अगर वैसे बाय एक बड़े उसमें देखें, इस संदर्भ में, देश के संदर्भ में, तो डेफ़िनिटली प्रेगनेंसी या हो मतलब कब होनी चाहिए, या उसके क्या रिस्क हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स कितने सेफ हैं, ये इसका काफ़ी हमें प्रचार करना पड़ेगा। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को बहुत मिथ्स है। जैसे ही आप उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव बताएँ, वो उनका पहला ये होता है कि इसका कोई रिस्क तो नहीं है। तो मैं हमेशा पूछती हूँ कि जो आप अबॉर्शन करा रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि उसका कितना रिस्क है? और जी। अबॉर्शन पिल्स बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल मिलती हैं केमिस्ट पे, हमारे देश में कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, लोग अपने आप ही लेके खा लेते हैं, डॉक्टर से पूछते तक नहीं है। सो आई थिंक हमें बहुत प्रचार की ज़रूरत है, और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, विलेज लेवल पे जाके बहुत ज़रूरत है कि इस बात का प्रचार किया जाए कि हमारे देश में क्यों कॉन्ट्रासेप्शन ज़रूरी है, क्यों हमारे देश में हर चीज़ इतनी, अनाज इतना होता है, उसके बाद लोगों को कम पड़ता है। हर चीज़ का बढ़ता ही जा रहा है प्रोडक्शन, उसके बाद भी सबको पूरा नहीं पड़ता, क्योंकि उसी रफ्तार से पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। देखिए, चाइना ने अपनी पॉपुलेशन रोक ली, लेकिन हमारी नहीं रुकी, और अगर ऐसे ही रहा तो हम सबको ओवरटेक कर लेंगे कुछ दिनों में। जी। सो ये तो जी। इम्पोर्टेंट विषय है।
जी। मैम, इसमें पुरुषों को ज्यादा समझाने की जरूरत है, शायद उनके भीतर जागरूकता ज्यादा लाने की जरूरत है, क्योंकि ये देखा जाता है जिस तरह से आपने बताया कि महिलाओं की हेल्थ पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है, और अक्सर ये देखा जाता है, हम लोग देखते हैं निचले तबके में भी ये समस्या बहुत ज्यादा है, लेकिन पुरुष किसी भी हालत में वो मेथड्स अपनाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से उनको समझाया जाए? पुरुषों की ऐसी कौन सी मानसिकता है जो उनको पीछे करती है इसके लिए? मानसिकता यही है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उन्हें तो कोई कष्ट होता नहीं, तो इसीलिए वही कहते हैं ना, जिसके सिर पे पड़ती है उसी को पता चलता है। तो इसीलिए महिलाएं तो फिर भी समझती हैं। महिलाएं तो बहुत बार कहती हैं कि आप डाल दीजिए बिना बताए। जैसे आजकल बीच में बहुत से कार्यक्रम जो सरकारी थे उसमें पोस्टमार्टम आईयूसीडी पे भी बहुत जोर रहा कि डिलीवरी के टाइम ही डाल दी जाए आईयूसीडी, क्योंकि बाद में वो महिला आए ना आए। तो वो भी सक्सेसफुल रहा, बट मेनली सरकारी हॉस्पिटल्स में चला वो कार्यक्रम, क्योंकि अगेन वही बात है कि पुरुषों की समस्या नहीं है, इसलिए पुरुषों को लगता है कि हम क्यों इस्तेमाल करें। तो अब इसका कहना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा ड्रास्टिक लगता है, लेकिन जैसे यूपी में इस बात पे चर्चा हुई थी कि जिनके बच्चे ज़्यादा होंगे उनको सरकारी नौकरी में कम मिलेगा उसका बेनिफिट, मतलब या उनको चांस कम मिलेगा सरकारी नौकरी का, या सरकारी जो प्रोग्राम्स हैं उनमें उनको कम सहूलियत दी जाएगी। अब ये बड़ा ऐसा विषय है जिसको मैं अपने उस पे नहीं कह सकती, लेकिन आई थिंक कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, जिससे कि अगर लोग अपने प्यार से वैसे नहीं समझते तो कुछ शायद डंडे से समझाना हो। वैसे ये कहना बहुत वो लगता है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे जो समाज है उनको जब तक ये समझ ना आए कि इसके क्या नुकसान है, तो उसका नुकसान हेल्थ पे तो है ही, बट अगर उसका नुकसान फाइनेंशियल हो, उसके नुकसान और हो, तो शायद लोगों को ज्यादा समझ में आए। जैसे आप फाइन लगाते हैं लोग चीजों का कि आप रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे अगर आप रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं और बच्चे 3 से ज्यादा है तो उसका भी कुछ अगर फाइन हो, आई डोंट नो, ये ह्यूमन राइट्स वाले कहेंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमारे देश के लिए करना पड़ेगा। जी। डॉक्टर रेणु ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, ताकि जो हमारा जीवन स्तर है वो सही रह सके, और साथ ही साथ महिलाओं की सेहत इससे सीधे सीधे जुड़ी हुई है, जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अनीमिया हो या अबॉर्शन के कारण जो उनकी मृत्यु हो, तो इससे नुकसान जो है वो महिला का ही होता है, एक पूरा परिवार जो है वो उससे प्रभावित होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो परिवार नियोजन के साधन हैं लोग उसकी तरफ ध्यान दें। पुरुषों के लिए शायद ये बहुत आसान है, इसलिए वो अपनी जो भी मानसिकता उनकी है उसे छोड़कर वो बहुत ही खुले दिमाग से इनको अपनाएं, ताकि एक अच्छा जीवन जी सकें। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आवाज़ी ख्वातीन से बातचीत करने के लिए। आगे भी ऐसे विषयों पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।